हमारे पास डेटा सेट, इनको वेरिएबल्स कहेंगे। प्रोविंस इज़ अ वेरिएबल, जेंडर इज़ अ वेरिएबल, एज इज़ अ वेरिएबल, रिलीजन इज़ अ वेरिएबल। और ये जो 25 हैं ये केसेस कहलाएंगे। रिस्पोंडेंट कह लें, कितने लोगों का डेटा सेट है। हर जो वेरिएबल है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है। SPSS में फर्स्ट वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम होगा आईडी। लेबल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, जो लेबल में आपने लिखना है, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। और मैयर इसकी नॉमिनल इसलिए होगी कि आप ये नहीं कहेंगे कि जिसका ID 1 है वो सबसे बेहतर है, जिसका ID 2 है वो उसके बाद परफॉर्म। भाई ऑर्डर किस तरह से तो नहीं, आप ऑर्डर किसी हाइट पर होता है, वेट पर होता है, मार्क्स का होता है, तो किस हिसाब से ऑर्डर है, ये तो ऑर्डरिंग नहीं है। तो इसलिए मैंने उसकी स्केल नॉमिनल रखी। प्रोविंस का जो वेरिएबल है, पर्टिकुलरली इस डेटा सेट में मैंने सिर्फ 2 प्रोविंसेस का डेटा लिया है। ये डेटा सेट जो इस वक्त है ये एक्चुअल नहीं है, ये एक डमी डेटा सेट क्रिएट किया गया है। ये हम एक लाहौर में एक वर्कशॉप थी और उस वर्कशॉप में एक्चुअली प्रोविंस है, वो प्रोविंस 2 सिर्फ प्रोविंसेस से लिया गया है, पंजाब और सिंध। 2 ऑप्शन थी, एक आंसर देगा ना रिस्पोंडेंट, या पंजाब उसका प्रोविंस होगा या वो सिंध होगा। तो इसलिए उसकी वैल्यूज आगे मैंने मेंशन की हुई हैं कि 1 फॉर पंजाब एंड 2 फॉर सिंध। पंजाब और सिंध ये कैटेगरीज हैं, इनमें ऑर्डर है, विच वन इज़ द बेस्ट वन, नो। इसलिए इसकी जो आगे मैयर मैंने लिख दी है वो नॉमिनल मैयर है। जेंडर मेल फीमेल, नॉमिनल मैयर। एज का वेरिएबल है, एज ऑफ रिस्पोंडेंट वो स्केल में मेंशन किया गया है कि ये स्केल में है। रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम, यानी कि 2 ही बस मैंने कैटेगरीज ली हैं। फादर ऑक्यूपेशन, कि वो जो लोग थे रिस्पोंडेंट थे उनसे मैंने पूछा कि उनके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, जॉबलेस। अच्छा, आगे जो मैंने मेंशन किया है ऑर्डिनल स्केल, ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। कैटेगरीज है ना, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस और जॉबलेस। तो क्या आप इसको ऑर्डर कर सकते हो कि जी गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो सबसे बेहतर होती है, इसके बाद प्राइवेट जॉब आती है, इसके बाद बिजनेस, जॉबलेस। तो आगे जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ। ऑर्डिनल स्केल जो है वो ठीक तरह से मेंशन नहीं है, आपने इसको ठीक करना है, ठीक है ना। ये ठीक नहीं है, आप इसको जो है वो मेंशन करेंगे कि ये नॉमिनल स्केल होनी चाहिए। इट शुड बी अ नॉमिनल स्केल। फैसिलिटीज़, कन्वेंस, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी एट होम। रिस्पोंडेंट से पूछा था, क्योंकि रूरल अर्बन एरिया से वो लोग थे, उनसे पूछा था कि जी आपके पास क्या कन्वेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। फिर पूछा कि घर में ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, हमारे गांव के बहुत सारे लोगों में नहीं होगा। क्या उनके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और आंसर मिलेंगे यस नो। लेकिन ये कैटेगरीज में आंसर है ना, यस नो, तो ये नॉमिनल है। आप ये नहीं कह सकते यस कैटेगरी अच्छी होती है और नो कैटेगरी जो होती है वो डेड। तो मैंने जो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, सब के सब वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड की हुई है कि ये सारी की सारी वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है। अब इसको हम जब एंटर करेंगे, और कल आपको एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से आपने डेटा एंटर करना है, तो मैंने SPSS पे ये सारे का सारा डेटा एज इट इज़ एंटर किया हुआ है। आईडी का एक वेरिएबल, मैंने वेरिएबल व्यू में जाके वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, आईडी, प्रोविंस, जेंडर, एज, रिलीजन, मदर एजुकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, और चूँकि आखिरी वेरिएबल जो था वो मल्टी रिस्पॉन्स था, तो उसके लिए 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, कन्वेंस, वाटर और टॉयलेट। आगे सबकी डेटा टाइप मैंने मेंशन की हुई है। रिलीजन लेबल्स में लिख दिया, रेजिडेंशियल, प्रोविंस उसका कौन सा है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट क्या है, एज एंड ईयर क्या है, और देन सब की सब वैल्यूज़, और लास्ट पे जाके उसकी जो प्रॉपर स्केल है, कौन सी ऑर्डिनल स्केल है, कौन सी नॉमिनल स्केल है, तो सब की सब मैंने जो है उसको मेंशन कर दिया है। एंड देन उसके बाद आके डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर दिया। ये कितने केसेस होंगे, 25 केसेस का ये डेटा सेट है। 25 रिस्पोंडेंट, उनको क्वेश्चनर दिए गए, उन्होंने मुझे आंसर दिया जिनका प्रोविंस था। मैंने जो एक्चुअल डेटा फीड किया था
वो किया था कोड फॉर्म में। प्रोविंस 1 का मतलब क्या होगा? पंजाब। जेंडर 1 का मतलब मेल। एज उसकी 32 ईयर थी। रिलीजन उसका 1 था यानी कि मुस्लिम। मदर एजुकेशन, ये ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर रखेंगे मदर एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है कि कितने साल उनकी मदर ने जो है वो एजुकेशन ली हुई है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स। वैल्यू लेबल स्विच, इसको क्लिक करेंगे तो डेटा कोड्स में चला जाएगा। इसी को दोबारा से ऑन करेंगे तो वैल्यूज़ जो डेटा सेट जो है वो सारा का सारा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में अपीयर हो जाएगा। तो ये तो था कि डेटा एंट्री लास्ट टाइम आपको ओके इस डेटा सेट के ऊपर जो है वो हमें परफॉर्म करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला काम क्या होता है कि हम डेटे को प्रॉपर वे से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटे को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करनी हो, वो इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर वे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो हम कहते हैं कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कह रहे हैं। ये डेटा कुछ है, प्रॉपर वे से अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे तब हमें डेटे से बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डेटा सेट जो है वो कितने कितने नंबर्स में आ रहा है। स्टैट 600 का कोर्स पढ़ा, 600 में आपने पहला या दूसरा लेक्चर पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होती क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अकर्स इन द डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहूँगा कि प्रोविंस की फ्रीक्वेंसी बनाओ तो उसने करना क्या है? काउंट करना है 1 कितनी दफ़ा डेटे में आ रहा है, 2 कितनी दफ़ा डेटे में आ रहा है, उसको काउंट करके एक टेबल बना के दे देगा जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो डेटा प्रेजेंटेशन मेथड है। इस मेथड में हम डेटे को प्रेजेंट करेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मेंशन है एग्जाम्पल नंबर 1, इसके ऊपर कोई 20 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इस डेटा के रेलेवेंट और शायद इस डेटा के अलावा भी। ये वो 20 क्वेश्चन है जिसको आपने SPSS पर परफॉर्म करके उनके आंसर्स लेने हैं। अब पहला क्वेश्चन है रन फ्रीक्वेंसीज फॉर द फॉलोइंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जो कैटेगरीज में आए, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोविंस हो गया, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनके आंसर्स कैटेगरीज में होंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेल रिस्पोंडेंट्स आर इन द सैंपल। ये जो डेटा दिया गया है इसमें कितने मेल रिस्पोंडेंट का डेटा सेट जो है वो अवेलेबल है। अब काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी। हम इसका जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी टेबल में वो हमें बता देगा कि कौन से वैल्यूज़ कितनी दफ़ा इस डेटा सेट में अकर कर रही हैं। जेंडर में, जेंडर का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का मतलब है कि जेंडर में मेल और फीमेल लिखे गए हैं, वो उनको काउंट करके एक टेबल बना के आपको दे देगा कि जी ये वैल्यू इतनी दफ़ा इस डेटे में आ रही है। मेल काउंट करने हैं, मेल का डेटा सेट जेंडर के वेरिएबल में अवेलेबल है, हम जेंडर के वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कहाँ से बनाते हैं? SPSS में जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो एनालिसिस में अवेलेबल है। सब कुछ जो काम हमने करना है वो एनालिसिस में अवेलेबल होगा। इस एनालिसिस में ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटे को डिस्क्राइब करना। 600 में आपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ा था, वो H0 बनाना, H1 बनाना, वो था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फर करना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटे को डिस्क्राइब करना, बताना कि डेटे में क्या है। और डिस्क्रिप्शन हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं।
फर्स्ट है फ्रीक्वेंसीज बना दें, टेबल बना दें जिसमें ये उसको बता दें कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू एग्जिस्ट इन अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज। लेफ्ट साइड पे फाइल में जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब के सब अपीयर हो रहे होंगे। और एक चीज़ नोट करें कि जो अपीयर हो रहे हैं वो वेरिएबल्स लेबल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। देखें, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, वेरिएबल का नाम तो जेंडर है लेकिन लिस्ट में आ रहा है जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब इसके ऊपर पॉइंटर लेकर आओगे तो पॉइंटर में माउस पॉइंटर लेकर आओगे तो देखें हर वेरिएबल्स के बिल्कुल लास्ट पे उसका नेम आ रहा है, एज, बिल्कुल वो विद इन ब्रैकेट को दे रहा है। अपीयर क्या होगा? लेबल्स। इसको चेंज भी कर सकते हैं कि डेटा सेट में लेबल्स की बजाय वेरिएबल्स नेम ही अपीयर होने चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर वेरिएबल नेम हमें रिक्वायर है कि लेबल्स ना अपीयर हों, नेम्स अपीयर हों, तो व्यू में जाएं और व्यू में जाके है उसमें मेरा हाल ऑप्शन चेंज है। फॉर द टाइम बीइंग जेंडर का वेरिएबल ये मेंशन है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। एरो की मदद से इसे राइट साइड पर आप शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड में तमाम वेरिएबल्स जो फाइल में अवेलेबल हैं, राइट साइड पर वो वेरिएबल जिनकी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो सिर्फ जेंडर का फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बन जाएगा। ओके करेंगे तो एक आउटपुट विंडो ओपन होगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि हमने जेंडर की काउंटिंग करनी है, काउंट करना है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जेंडर का जो वेरिएबल है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया है। एक होगा वेरिएबल व्यू जिसमें वेरिएबल की इंफॉर्मेशन होगी, डेटा व्यू जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा, और अब तीसरी विंडो ओपन होगी, आउटपुट विंडो, आउटपुट व्यू, वो डिफरेंट विंडो। तो ये आउटपुट विंडो ओपन हुई है और इस आउटपुट विंडो पे जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट और उसका टेबल उसने दे दिया है। इस डेटा सेट में 12 मेल हैं, 13 फीमेल हैं और टोटल जो हैं वो 25 रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली 48% जो हैं वो मेल हैं, 52% फीमेल हैं एंड देन 100% यानी कि डेटा सेट है। अब जो क्वेश्चन किया जा रहा था कि जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देख रहे थे कि कौन सा डेटा सेट जो है वो उसने हमसे क्वेश्चन किया था वर्ड का, कि वर्ड के क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि कितने इसमें मेल रिस्पोंडेंट हैं। तो ये तो जस्ट 25 वैल्यूज़ थी। आप कहिए हम वैसे भी तो उधर से काउंट कर सकते थे। अगर ये 25,000 वैल्यूज़ होती तो मैंने सिंपली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था और उस फ्रीक्वेंसी टेबल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हैं अब वो रिपोर्ट हो जानी थी। अच्छा, एक इसके साथ एक और कॉलम आ रहा है, दैट इज़ द वैलिड परसेंट। इस वक्त परसेंट और वैलिड परसेंट दोनों सेम ही वैल्यूज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम वैल्यू जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, परसेंट और वैलिड परसेंट। अब पहले तो देखते हैं कि परसेंट और वैलिड परसेंट के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे कब। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेकंड रिस्पोंडेंट है उस सेकंड रिस्पोंडेंट का जेंडर का मैंने डेटा डिलीट कर दिया है। लोगों को क्वेश्चनर दिया गया, आप फिल कर दें। सेकंड क्वेश्चन था जिसमें रिस्पोंडेंट ने अपनी जेंडर बतानी थी और उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जेंडर का उसने वेरिएबल नहीं फिल किया। अब हमें नहीं पता कि जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो मेल है कि फीमेल है। इसे हम कहते हैं मिसिंग डेटा। और कंप्यूटर क्या करता है, जब भी कोई रीडिंग मिसिंग हो तो वो एक डॉट वहाँ पर प्लेस कर देगा। इट मे बी पॉसिबल कि किसी क्वेश्चन का आंसर रिस्पोंडेंट ने आपको प्रोवाइड ना किया हो, तो इसे हम कह देंगे मिसिंग डेटा। अब दोबारा मैं वही काम कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जा रहा है, लेकिन याद रखना है कि इस वक्त टोटल 25 रिस्पोंडेंट थे और 24 ने डेटा दिया, एक ने डेटा नहीं दिया।
और जब आप दोबारा वही एक्शन करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल का, तो अब क्या मैसेज मिलता है? जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, ओके। और अब अगर टेबल में देखेंगे, मेल हैं 12, फीमेल हैं 12, टोटल 24 हैं, और एक जो है वो सिस्टम मिसिंग है। समझ रहे हैं ना, सिस्टम मिसिंग। एक डेटा ऐसा है जिसका रिस्पोंडेंट ने आंसर नहीं दिया हुआ, इसे हम कहते हैं सिस्टम मिसिंग। 48% मेल हैं, जो कि 24 में से 12 मेल हैं। 48% फीमेल्स हैं, जो कि 24 में से 12 फीमेल हैं। ये 4% क्या है? 4% ऑब्जर्वेशन इस डेटे में मिसिंग है। 25 में से एक ऑब्जर्वेशन मिस हो तो वो 4% बनता है। अब वैलिड परसेंटेज तो 50-50 है, लेकिन वैसे परसेंटेज 48 और 48 है। इसमें अब डिफरेंस क्यों है कि वैलिड 50-50 क्यों आ रहा है और वैसे ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट क्यों? उसमें अगर आप देखते हो 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 48 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 52 आ जाएगा। दूसरा जो टेबल है, इस टेबल में मैंने एक डेटा मिस कर दिया था। ये 48 कैसे आया है? 48 इसलिए आया है 12 डिवाइडेड बाय 25, सब डेटा उसने लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो 48 बनता है। 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 वो 48 बनता है। ये परसेंटेज ठीक नहीं है, क्योंकि उसने डिवाइज़र किया हुआ है 12 मेल डिवाइडेड बाय 25। होना क्या चाहिए? डेटा आपके पास टोटल 24 रिस्पोंडेंट का है, 25 का नहीं है, क्योंकि एक मिसिंग भी तो है ना। तो उसने अब इसको कैसे कैलकुलेट किया? वैलिड में 12 आउट ऑफ 24 किया उसने। 24 में से 12 50% होता है, और फिर 12 आउट ऑफ 24। ये 24 क्या है? जिनका डेटा अवेलेबल है, और वही करना चाहिए। अक्सर लोग इसको रॉन्ग करते हैं कि डेटा अवेलेबल नहीं होता तो हम कह देते हैं जी चूँकि इसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये मेल नहीं है, बाकी मेल काउंट कर लें, तो गलत है। तो वैलिड परसेंटेज और परसेंटेज में यही डिफरेंस है। वर्ड की विंडो में वापस डेटा विंडो में जाएंगे, आइकन पर रखेंगे, एक आउटपुट विंडो है, एक डेटा विंडो है। आप डेटा विंडो पर दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पर जाके मैं डेटा पूरा कर रहा हूँ। अब अगर मैं दोबारा से उसी तरह से एनालिसिस परफॉर्म करूँगा, जो डेटा आप कंप्लीट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वैलिड परसेंटेज और परसेंटेज दोनों का डेटा जो है वो सेम आ रहा होगा। तो जब डेटा में कोई रीडिंग मिस हो जाए, अवेलेबल नहीं है, तो ट्रू वे तो ये है कि कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ उस डेटे पे करनी चाहिए जो अवेलेबल हैं। तो फिर आपको वैलिड परसेंटेज सिर्फ नोट करनी चाहिए, परसेंटेज नोट नहीं करनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन ये हमारे पास आ रहा था, हाउ मैनी मेल रिस्पोंडेंट्स आर इन द सैंपल? द आंसर इज 12। देयर आर 12 मेल रिस्पोंडेंट इन द सैंपल। हाउ मैनी फीमेल रिस्पोंडेंट्स आर इन द सैंपल? आंसर इज 13। There are 13 female respondent in the sample. C part, what % of the sample is male? अब देखें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी तरह से, और आपको मैं कह देता हूँ what % of the sample is male। अब आपको ये पता होगा ना कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त आएगी जब आप इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। एक्चुअल नंबर भी आएगा और साथ उसकी परसेंटेजेस का डेटा सेट भी आ जाएगा। तो ये 48% जो डेटा सेट है वो मेल है और 52% डेटा जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिस्पोंडेंट आर मुस्लिम इन द सैंपल? ये कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ मैनी रिस्पोंडेंट आर मुस्लिम इन द सैंपल? जिसमें वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रिलीजन में अवेलेबल है। तो रिलीजन का जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे
तो आपको काउंट करके बता देगा हाउ मैनी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स इन द रिलीजन वेरिएबल। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, दो वेरिएबल आप सेम टाइम भी एनालिसिस के लिए इनपुट कर सकते हैं। जेंडर का भी टेबल बन जाएगा अलहदा से, रिलीजन्स का भी टेबल बन जाएगा लेकिन अलहदा से, ओके। और जो आउटपुट में पहले टेबल बन चुके हैं वो ओवरराइट नहीं होंगे, आउटपुट अपेंड होती जाएगी, हर नई आउटपुट उसके नीचे आती जाएगी। लेफ्ट साइड पे जितने भी एनालिसिस के टेबल्स हैं उनकी डिटेल सारी की सारी लेफ्ट साइड पर भी आ रही है। सबसे पहले मैंने टेबल बनाया था फ्रीक्वेंसी का, ये वाला, आप इसे क्लिक करेंगे आप उस टेबल पर पहुंच जाओगे। फिर मैंने दोबारा फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया, आप उस पर आ गए। थर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, उस पर आ गए। फोर्थ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट वो लेके जाएगा। तो जो लेफ़्ट साइड की ऑप्शन है वो सब की सब आपको डिटेल प्रोवाइड कर रही है कि जिस भी आउटपुट पर आपको डायरेक्टली जाना हो उस आउटपुट को आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको वो उस आउटपुट पे जो है वो ले जाएगा। इस टेबल को ऑब्जर्व करें, 19 आर मुस्लिम विच इज़ 76%, 6 आर नॉन मुस्लिम विच इज़ 24%, एंड देयर इज़ नो मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन दिस वेरिएबल। सब के सब रिस्पोंडेंट का डेटा सेट जो है वो इस वेरिएबल में जो है वो अवेलेबल है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल दो इन्फॉर्मेशन देता है, एक्चुअल नंबर्स और देन उसकी परसेंटेज फॉर्म में भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ मैनी रिस्पोंडेंट केम फ्रॉम पंजाब प्रोविंस। हाउ मैनी रिस्पोंडेंट फ्रॉम पंजाब। अगेन एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी और देन इस दफ़ा रेजिडेंशियल प्रोविंस का भी। अब चूँकि मुझे ये वेरिएबल्स बार बार रिक्वायर नहीं है तो मैं इसको अपनी लिस्ट से एक्सक्लूड कर रहा हूँ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोविंस का वेरिएबल जो है वो आ जाएगा। तो पंजाब से 13 रिस्पोंडेंट जो हैं वो पंजाब से हैं। ये सिर्फ 25 वैल्यूज़ का डेटा सेट है। फ़र्ज़ करें ये गवर्नमेंट के पास ही ये डेटा अवेलेबल हो जिसमें प्रोविंसेस में रिस्पोंडेंट हो, तो एक फ़ौरन रिपोर्ट आपको कही जा रही है कि जी पंजाब के कितने लोग हैं इस डेटा में, तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे और फ़ौरन उसको रिस्पांस करोगे कि इतने लोग जो हैं वो पंजाब प्रोविंस से जो हैं वो इस टेबल में आ रहे हैं। डेटा प्रेजेंट करने का एक ग्राफ, मुख्तलफ वे हैं ग्राफ में जाने के लिए, लेकिन हम यूज़ करेंगे लेगेसी डायलॉग्स। ग्राफ, लेगेसी डायलॉग्स, और इसमें जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो सब के सब अपीयर हो जाएंगे। उसमें से बार ग्राफ सेलेक्ट करेंगे चूँकि हमने बार बनानी है। 3 ऑप्शन दे रहा है, सिंपल बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट। रूटीन में मल्टीपल बोलते हैं, SPSS उसे लफ्ज़ क्लस्टर्ड लिखता है। कंपोनेंट बार चार्ट की बजाय वो उसको स्टैग्ड कहता है। तो 3 ही बार आ रही हैं, सिंपल, क्लस्टर्ड और स्टैग्ड बार। हमने सिंपल बार चार्ट सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, इट मीन्स कि ये सिलेक्ट है, और उसके बाद डिफाइन। सिंपल बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए वो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है। क्योंकि हमने जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट इसका डेटा ड्रॉ करना है, इसको कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, जेंडर। तो इस जेंडर को आप क्लिक करेंगे और कैटेगरी एक्सिस पे आप लिख देंगे, यानी कि जो कैटेगरी एक्सिस से मुराद है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने जेंडर लिखना है ताकि मेल और फीमेल आ जाएं। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वो रेडियो बटन ऑप्शंस हैं। यहाँ से क्लिक कर दिया मैंने, नंबर ऑफ केसेस। केसेस का मतलब है हाउ मैनी। एक्स एक्सिस पर आगे जेंडर, मेल फीमेल, और वाई एक्सिस पर आगे केसेस, हाउ मैनी। तो यानी कि वाई एक्सिस का डेटा नहीं हमने लिखना,
वो रेडियो बटन ऑप्शन से ही आपको चेक करना है। उसके बाद ओके कर देंगे तो स्क्रीन पे ग्राफ अपीयर हो जाएगा, मेल एंड फीमेल। इसकी जो विड्थ है वो बेसिकली उसने ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ एडजस्ट की हुई है, लेकिन जो इसकी हाइट होगी कि इसमें कितनी डेटा वैल्यूज़ हैं, ये डेटा वैल्यूज़ आ रही हैं काउंट की फॉर्म में, हाउ मैनी। कहाँ से मैंने इसको ग्राफ को ड्रॉ किया है, ग्राफ लेगेसी डायलॉग बार, सिंपल बार, डिफाइन। एक्स एक्सिस पे जिस वेरिएबल्स को रखना है उसको हम कह देंगे कैटेगरी एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या आपको प्लेस करना है वो यहाँ से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे मैं परसेंटेज केसेस रख देता हूँ, यानी कि एक्चुअल डेटा नहीं रखना वाई एक्सिस पे, उनकी मैंने परसेंटेजेस रखनी है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया परसेंटेजेस को वाई एक्सिस पे ले लें, ओके करेंगे। ऑब्वियसली ग्राफ पैटर्न तो वही होगा, लेकिन देखें इस दफ़ा वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस आ रही हैं, जबकि पहले जो वाई एक्सिस पर आ रहा था वो काउंट आ रही थी, हाउ मैनी। और अब जो वाई एक्सिस पर आ रहा है वो परसेंटेजेस की फॉर्म में डेटा सेट आ रहा है। तो सिंपल बार चार्ट उस वक्त ड्रॉ किया जाएगा जब प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक होगा, सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक। तो ये जो आउटपुट है आपने SPSS पे जनरेट कर ली, और आज जितनी आउटपुट मैंने की थी सब की सब आउटपुट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। इस आउटपुट को लेट्स सपोज मैं वर्ड पे लेके जाना चाहता हूँ, MS वर्ड में मैं इस आउटपुट को लेके जाना चाहता हूँ। जिस आउटपुट को आपने MS वर्ड में लेके जाना है उसके ऊपर पॉइंटर रखेंगे और क्लिक करेंगे। रेड एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त आपने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया है। इस टेबल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इस टेबल को एक्सपोर्ट कर दें। टेबल सेलेक्ट किया, उसके ऊपर क्लिक किया, राइट एरो आ गया, रेड एरो आ गया जो इंडिकेट कर रहा है कि दिस टेबल हैज़ बीन सिलेक्टेड। राइट एरो करें, राइट बटन क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी। उस एक्सपोर्ट की ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या आपसे कर रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को यानी कि टेबल को आपने सेलेक्ट किया है क्या सिर्फ वही एक्सपोर्ट करना है, या जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे 2-3 टेबल उनको एक्सपोर्ट करना है, या आउटपुट विंडो में जितना कुछ आ रहा है वो सबको ही एक्सपोर्ट करना है। आउटपुट में हमें नज़र तो शायद इस वक्त 2 टेबल आ रहे हैं, क्योंकि मैं स्क्रॉल करके बाकी टेबल देख सकता हूँ, तो आउटपुट में हो सकता है 10 टेबल हों, 10 के 10 एक्सपोर्ट करने हैं, या एक पेज पे जो नज़र आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं, या सिलेक्टेड। तो लेट्स सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टेबल को ही एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। किस में एक्सपोर्ट करना है? जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक्सटेंशन होती है DOC डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग होती है। हम इसी को PPT में भी ले जा सकते हैं। PPT किसकी एक्सटेंशन होती है? पावर पॉइंट की। हम चूँकि इसको डॉक में लेके जा रहे हैं तो ये वर्ड की एक्सटेंशन है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट MS वर्ड फाइल में चला जाएगा, और वो जो फाइल है वो कहाँ पर होगी, ब्राउज करके आपने उसकी लोकेशन बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, E में या F में। F में रिज़ल्ट नाम से एक फ़ाइल बनेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टेबल जो है वो वहाँ पर जाके कॉपी हो जाए, सिलेक्टेड टेबल। इसको सेव कर देंगे एंड देन ओके। तो ये ब्राउज उसने किया और देन वो फाइल वहाँ पर जाके कॉपी हो गई। मैं देखना चाहता हूँ
कि जो मैंने आउटपुट सेव की थी क्या वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये रिज़ल्ट के नाम से ये वर्ड फाइल है, इट इज़ नॉट एन SPSS फाइल। और इसकी वर्ड फाइल को मैं ओपन करूँगा तो उसमें वो टेबल अवेलेबल है जो कि मैंने उसको SPSS पे बनाया। तो हम रूटीन में क्या करते हैं, सारा काम कर लेते हैं और जो हमारे रिक्वायर्ड टेबल होते हैं उन टेबल्स को हम क्लिक करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं। एडिटिंग कर सकते हो, हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए, बिल्कुल अब वर्ड में आ गया है। जो कुछ आप वर्ड में एज इट इज़ कर सकते हैं वही काम सारे का सारा आप इस वर्ड में जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। तो टेबल की एडिटिंग भी है, वो सब कुछ अच्छी ऑप्शन है। जब आप सब का सब काम कर लेते हो, जो कुछ हमने रिक्वायर होता है उसको सिलेक्ट करके आउटपुट में से हम उसको वर्ड की फाइल में जो है वो भेज देते हैं। ग्राफ हमने बना लिया है, ग्राफ को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट की ऑप्शन पिक की, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वर्ड की फाइल, रिजल्ट, ओके। तो देन उस फाइल में चला जाएगा। लेकिन होगा क्या कि ये पहला कंटेंट रिप्लेस कर देगा। तो कोशिश करें कि जो आपके पास सही एनालिसिस हैं, हो सकता है कुछ एनालिसिस आप कहें ये तो गलत हो गए, तो उसको सिलेक्ट करें। पहला टेबल डिलीट हो गया, 3-3 4-4 ऑप्शंस होती हैं। येलो कलर का जो मार्कर है उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो चारों की चारों ऑप्शन, तो ये एक टेबल की ऑप्शन है। दूसरा टेबल डिलीट कर दिया मैंने, थर्ड टेबल डिलीट कर दिया, देन ये फोर्थ टेबल डिलीट कर दिया और मेरे पास अब ये ग्राफ रह गया, बल्कि 2 ग्राफ और 1 टेबल रह गया। ये जो लॉग फाइल होती है बाकियों के लिए तो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉग फाइल क्या करती है, ये लॉग फाइल है क्या चीज़? जो ऑप्शन मैंने मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट की थी उसकी जो कमांड्स हैं, इसकी बैक पे कमांड चलती है, वो कमांड यहाँ लिख दी गई हैं। ये हमने जब ऐसे SPSS पढ़ा था तो हमने थ्रू कमांड्स पढ़ा था, उस वक्त ये मेन्यू ऑप्शंस नहीं थी। एक्सपोर्ट और मैंने इस दफ़ा कर दिया ऑल। तो जो कुछ पूरी आउटपुट विंडो में इस वक्त अवेलेबल है वो सब का सब एक्सपोर्ट हो जाएगा। और मैं इसका नाम बदल देता हूँ, रिज़ल्ट 2 कर देता हूँ ताकि हमें पता चले ये इसमें चली गई है फाइल। रिज़ल्ट 2 के नाम से। इस फाइल को अगर आप चेक करें तो ये रिज़ल्ट 2 के नाम से वो फाइल है। और इसमें एक्चुअली ये ऊपर वाला लॉग आ रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे इसे इनविजिबल करना है। टेबल आ गया है, उसके नीचे ग्राफ आ गया। तो जो कुछ भी स्क्रीन पर विजिबल था वो सब का सब एक ही दफ़ा जो है वो आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। एडिटेबल है, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं रिक्वायर उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप लोग रहने दोगे। नेक्स्ट टाइम आपने